स्वागत है आपका मुद्दा आपका में। दुनिया 6 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई महीने में पहले शनिवार को मनाया जाता है। आपको बता दें कि 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण है। सहकारिता दिवस 2024 दुनिया भर की सहकारी समितियों के लिए अपने अनुभव साझा करने, अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने और एक स्थायी भविष्य के लिए सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने का एक अवसर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। भारत में सहकारी आंदोलन का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ और भारत की बात करें तो 1904 में देश में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पारित किया गया। भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की और आजाद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सहकारिता मंत्रालय ने अल्पकालिक समय में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक पहल और ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की। सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अब तक 54 से ज्यादा पहल की है, इनिशिएटिव लिया है। सहकारिता के साथ सह अस्तित्व भारत की परंपरा रही है। देश में सहकारी संस्थाएं स्वतंत्रता से पहले से काम कर रही हैं, लेकिन आज ये देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ हैं। विश्व में 25% सहकारी समितियां भारत में मौजूद हैं। दरअसल यहां 8 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसमें से लगभग 30 करोड़ लोग जुड़े हैं। ये देश के लगभग हर जिले में 35 से ज्यादा सेक्टर्स में फैली हुई हैं। सहकारिता समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का एक जरूरी माध्यम बन गया है, जो गरीबी मिटाने, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है। मुद्दा आपका में आज मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। आपसे उनका परिचय करवा दूं। ज्योतेंद्र मनसुखलाल मेहता जी हैं, आप चेयरमैन हैं NUCFDC के। स्वागत है सर आपका बहुत संसद टीवी में। और इसी के साथ मेरे साथ आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं राजकोट से। साथ ही डॉक्टर हेमा यादव हैं, आप डायरेक्टर हैं वेमनिकॉन। वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, आप भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं पुणे से। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। इस दिवस के महत्व की थीम भारत में सहकारिता आंदोलन की विकास यात्रा, सहकारिता मंत्रालय के गठन और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से करेंगे चर्चा और देश और दुनिया की सामाजिक और आर्थिक तरक्की में सहकारिता के योगदान पर डालेंगे प्रकाश। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं मेहता सर से पूछना चाहूंगी। सर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जिसकी थीम जो है वो सहकारिता के जरिए सभी के लिए एक बेहतर भविष्य है। आज जब हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में इस थीम को आप कैसे देखते हैं? मैडम, ये थीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सहकारिता के द्वारा ही हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव से सभी के लिए मीन्स ऊपर वाले और नीचे के तबके के सभी लोगों के लिए ये अगर विकास करना है तो सहकारिता के द्वारा ही हो सकता है। ये थीम का ये बहुत बड़ा अर्थ है कि सहकारिता क्या कुछ कर सकती है जी। अभी थोड़े दिन पहले अमित भाई जो बोल रहे थे, सहकारिता मंत्री भारत सरकार के, वो कह रहे थे कि हम ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी हो जाएगी, 6 ट्रिलियन भी हो जाएगी, 8 ट्रिलियन भी हो जाएगी और सभी जो है हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन जब आप $5 ट्रिलियन हो जाएंगे तो समाज के नीचे के तबके के लोग हैं, वो उसकी जो डिस्पेरिटी है, खाई है, वो खाई बढ़नी नहीं चाहिए। सभी का समावेशी विकास होना चाहिए। नीचे के तबके जो फुटपाथ पर सोते हैं उनको बाहर लाना है। सभी का भारत के आर्थिक विकास में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
छोटे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन हो और बड़े लोगों का भी हो। ऐसा ना हो कि बड़े लोग और बड़े बन जाए और छोटे लोग वहीं के वहीं रहे। इसलिए सहकारिता का इम्पोर्टेंट है। और आज जो हमारा जो हम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मना रहे हैं, जी। उसका यही सब्जेक्ट है कि कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये जो हमारा जो विजन है सहकारिता का, तो हम देखिए, मैं आपको ये कहूं कि अमूल है वही हिंदुस्तान लीवर के जितना बराबरी का टर्नओवर कर रहा है। तो ये जो है अमूल में कितने लोग जुड़े हुए, लैक्स ऑफ महिलाएं जुड़ी है, लैक्स ऑफ लोग जुड़े हुए, और उनका जो पावर है, एम्पावरमेंट जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अमूल के कारण और कोऑपरेटिव के कारण हुआ। तो दिस इज व्हाट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूएनओ, एंड दिस इज व्हाट द बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये जो उसको आप कह सकते हैं, यही है। बिल्कुल। डॉक्टर हेमा, आपसे सवाल ये है कि सहकारिता की अवधारणा की अगर हम बात करें तो आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या है सहकारिता का ये मॉडल और कैसे काम करता है। सहकारिता का मॉडल इस तरह से परिकल्पना करने के लिए मैं बता सकती हूँ कि एक ये सोशियो इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से बनाने वाली ऐसी इकाइयां जो कि वॉलंटरी रूप से इसका निर्माण होता है, जिसमें कि जो भी सदस्य होते हैं, सदस्य आगे आकर के एक सहकारी समिति का एक निर्माण करते हैं। इसके अंदर ये है कि ये ना केवल ये फॉर प्रॉफिट एंटिटीज हैं, लेकिन इसके अंदर सोशल गोल्स और इकोनॉमिक गोल्स दोनों इसके अंदर बैलेंस होते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित हैं, और वैल्यूज हैं कोऑपरेटिव्स के, जिसमें ये कहा गया है कि ईच मेंबर के अपने एक ही तरह के अधिकार होते हैं। हर एक मेंबर का अपना अधिकार है, हर एक मेंबर का एक वोट है। तो इस पूरे सिस्टम से, जो कि कॉर्पोरेट से अलग है, जिसमें कि वोटिंग राइट्स है मेंबर्स को, और उसको डेमोक्रेटिकली उसको चलाने के लिए एक सहकारी समितियां एक सस्टेनेबल मॉडल है एक विकास के लिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेंबर्स इसमें अपने पूंजी को, कैपिटल रेजिंग जो होती है वो मेंबर्स द्वारा ही बनाई जाती है पूंजी, और जो भी इसके अंदर जो सरप्लस या प्रॉफिट आता है वो सभी मेंबर्स को समान रूप से वितरित किया जाता है, जिसको कि हम डिविडेंड कहते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, मेंबर्स अपने कोऑपरेटिव्स को बिल्कुल जीवंत रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर एक मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और जो उस कंट्रीब्यूशन के अलावा जो कोऑपरेटिव्स हैं इस सरप्लस के द्वारा समाज के अंदर काफी सारी चीजों का निर्माण करके सोशल गोल्स और इकोनॉमिक गोल्स को बैलेंस करते हुए मेंबर सेंट्रिक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी मेहता जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि हम जानते हैं कि सहकारिता के साथ सह अस्तित्व भारत की परंपरा रही है, और भारत में सहकारी आंदोलन की बात करें तो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक देश के सहकारी आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? मैडम, ये जो जर्नी है, जो 100 साल से ज्यादा की जर्नी है, वो जर्नी ये भारत का स्वभाव, सहकारिता भारत के लोगों में स्वाभाविक रूप से बुनी गई है, और इसलिए जर्नी है उसका विकास जो हुआ है, ये जो मॉडल है इफ्को, क्रिप्को, अमूल, ये जो मॉडल है वो सिर्फ भारत में ही संभव है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए तो उन्होंने अमूल का दौरा किया जी। उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे होता है कि कैपिटलिस्टिक नेचर है और एक तरफ ये सहकारिता का आंदोलन है। सहकारिता इतने सारे ढेर सारे लोगों का, यानी बहुत बड़ी मात्रा में लैक्स ऑफ वीमेन्स का जो उद्धार कर रही है, और वो भी कैपिटलिस्टिक नहीं है। किसी ने, बहुत बड़े लोग ने कोई बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी और बहुत लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है जी। सब छोटे छोटे लोगों ने मिलके ये एक बहुत बड़ा इकाई बनाया है। हम या इफ्को और क्रिप्को जो है, कैम्पको है, वो सब किसानों का एक एकत्रीकरण है। तो ये जर्नी है, पूरी जर्नी का एक बेनमून उदाहरण है, और
न भूतो न भविष्यति, और दूसरे देश में ये संभव है या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि ये भारत के स्वभाव में है, एक दूसरे को हेल्प करना। छोटे गांव में जब आप पुराने दिनों में किसी की शादी होती है, पूरा गांव बढ़ चढ़ के उसको हेल्प करते थे जी। स्वभाव है। और आज तक की जो जर्नी है वो इतनी यानी और अभी जो होने वाला है, क्योंकि मंत्रालय बन गया और मंत्रालय के साथ जो बड़े बड़े इश्यूज रिजोल्व हो रहे हैं, और 3 जो बड़ी सोसाइटी बनाई है ये सहकारिता मंत्रालय ने, उसके साथ एक चौथा है अर्बन कोऑपरेटिव का अम्ब्रेला। ये सब जो कर रहे हैं, ये एक भविष्य की जर्नी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी जो पुराने 100 साल पहले का इतिहास अगर देखें, और फ्यूचर जो है, फ्यूचर में मैं ऐसा समझता हूँ कि फ्यूचर इज ऑफ कोऑपरेटिव। हम सिर्फ बड़े टाटा बिरला अदानी अंबानी को देख रहे हैं, बड़े हैं ऐसा, लेकिन अब इफ्को और क्रिप्को वो भी बड़ी कंपनियों की तरह बहुत बड़ा काम करने वाली है। ये दिस इज व्हाट द पास्ट एंड द फ्यूचर। 2001 में देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और पिछले 3 साल में मंत्रालय ने सहकारिता के एक क्षेत्र में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक पहल की है। सहकारिता के इस क्षेत्र में विकास में इसके असर को आप कैसे देखती हैं? एक पृथक मंत्रालय जो कि सहकारिता के विषयों के ऊपर फोकस करेगा, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व पहल थी। सहकारिता के माध्यम से जो हम देखते आए हैं, 1904 से क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट जब से बना, हमने देखा कि सहकारिता के क्षेत्र के अंदर काफी सारी चीजें जो हमारे परस्पर भारत के विकास के अंदर सहयोग देते हुए सहकारिता के क्षेत्र में उसमें योगदान दिया। केवल क्रेडिट नहीं, आपको याद होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, हरित क्रांति के टाइम के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने हमारे किसानों तक एक सस्ते दाम पर बीज और खाद उपलब्ध कराने के समय में हमारी क्रेडिट सोसाइटीज, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने उनको फर्टिलाइजर और बीज देकर के हरित क्रांति का विकास किया। उसके बाद दुग्ध क्रांति को देखते हैं तो उसके अंदर भी हमने देखा कि कोऑपरेटिव सेक्टर ने और महिलाओं ने विशेष करके देश के विकास के अंदर उन्होंने योगदान दिया। पर जैसे जैसे हमारा देश विकास कर रहा था, सहकारिता क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए एक पृथक मंत्रालय की संरचना की, और मंत्रालय की संरचना इसलिए की कि जिससे कि जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड के अंदर, जो हमारे भारत के जो सिटीजन्स, जिनको कि हमें ऊपर के तख्ते तक ला करके विकास हमें दिखाना है, उसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने फोकस किया पैक्स के ऊपर, यानी कि प्राथमिक सहकारी समितियों पर फोकस किया। और पैक्स से अपेक्स तक को ले जाने के लिए मंत्रालय ने जो 50 से अधिक जो कदम उठाए, उसमें उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली चले, क्योंकि सबसे पहले आपको एक लीगल फ्रेमवर्क देना होता है किसी भी समिति को बनाने के लिए, संरचना करने के लिए, या उसके अंदर कुछ भी बदलाव लाने के लिए। तो हमने देखा कि मॉडल बाय लॉज ऑफ पैक्स जो है एक बहुत बड़ा कदम था, जिसमें कि पैक्स को यदि बहुउद्देश्य बनना है या उसके अंदर यदि हम किसी भी तरह का व्यवसाय विविधीकरण करना है, तो उसके विविधीकरण के लिए हमें एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होगा। इसलिए मॉडल बायलॉज बनाए गए पैक्स के, और आज ही हमारे माननीय मंत्री जी ने इस चीज को बताया कि किस प्रकार से मॉडल बायलॉज हर राज्य, क्योंकि पैक्स जो है प्राथमिक समितियां स्टेट इश्यू है, लेकिन हर राज्य ने पैक्स के मॉडल बायलॉज को अपनाया, और पैक्स के अंदर बदलाने से वो कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। दूसरी पहल थी कि व्यवसाय विविधीकरण, यानी कि आप कई तरह के व्यवसाय, 100 से अधिक व्यवसाय आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम से कम 50 से अधिक व्यवसायों को ऑलरेडी नोटिफाई किया है, जिससे कि आपको यदि किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय करना है तो मॉडल बायलॉज हैं आपके पास। व्यवसाय विविधीकरण के लिए व्यवसाय को ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है। उसके बाद ये हमने पाया कि सहकारिता क्षेत्र को बढ़ना है तो कंप्यूटराइज करना जरूरी है, पारदर्शिता लाने के लिए, और वहां पे अकाउंट लाने के लिए कंप्यूटराइजेशन किया। तो ये सारी तो आप देखते हैं पैक्स को अपेक्स तक ले जाने के लिए गवर्नेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के आसपास इन सब कदमों को उठाया। और हम परिकल्पना की जाती है कि 3 नेशनल कोऑपरेटिव्स जो लिमिटेड बनाई गई है, वो बिल्कुल पैक्स को अपेक्स तक, यदि ऑर्गेनिक के लिए आज हमने देखा ऑर्गेनिक भारत आटा का भी इनॉग्रेशन हुआ,
यदि पैक्स को यदि एक्सपोर्ट करना है तो उनके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, रास्ता है। साथ ही यदि आपको स्टोरेज करना है तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेयरहाउस की जो योजना है वो पैक्स के अनुरूप है। और यदि खाद्य सुरक्षा की, पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं तो उसके लिए भी हमने पूरे सहकारिता के फ्रेमवर्क के अंदर ये 50 तरह के, 50 से अधिक हैं, 54 कदम जो 54 जो है, 54 इनिशिएटिव्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन पूरा एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को बनाने के लिए आगे से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल मेहता सर, सवाल ये है कि पहले सहकारिता के नियम एक समान नहीं थे, राज्यों के अपने अपने कानून थे। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए अब देश भर में पैक्स में एक समान कानून है। अब सभी सहकारी संस्थाओं के लिए समान कानून है, जिसकी वजह से ग्राउंड पर इसका फायदा दिख रहा है। मैडम, ऐसा है कि कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट का कानून होता है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय जो केंद्रीय है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, उन्होंने जो विजन दिया है वो विजन ऐसा है कि किसी भी स्टेट में पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वो अभी मल्टीपर्पज काम करेगी, सिर्फ क्रेडिट का काम नहीं करेगी, वो भंडारण का भी काम करेगी, बीज वितरण का भी काम करेगी, खाद और उर्वरक को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करेगी। अब ड्रोन से खेतों में करना है तो वो भी वहाँ की लोकल क्रेडिट सोसाइटी करेगी। यानी जो क्रेडिट सोसाइटी है अभी वो मल्टीपर्पज क्रेडिट सोसाइटी होने के कारण उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो वो जाएगा किसानों के पास। ये जो पूरा है एक्ट जो है वो चाहे जो भी हो, स्टेट का हो चाहे जो भी सरकार हो, स्टेट में अलग अलग सरकारें हो, लेकिन जो फायदा पहुंचाने वाला फॉर्मूला है वो अभी नया शुरू हुआ है कोऑपरेटिव सेक्टर में। और ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो अगर ये फॉर्मूला अपनाती है तो कानून बीच में नहीं आएगा। कानून के लिए हम है या हमारे लिए कानून है? तो मैं समझता हूं कानून एक तरफ है और विजन जो है कोऑपरेटिव से फायदा लेने का वो अलग बात है। तो आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं कानून भी बीच में आ सकता है, लेकिन जो किसानों तक पहुंचा है, जैसे सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि आप कुछ भी कानून के अंतर्गत है, आप मल्टीपर्पज में ट्रांसफर हो जाए, और मल्टीपर्पज ट्रांसफर हो जाने के कारण बहुत लोगों को फायदा हो गया, तो बाकी लोग भी इमिटेट करेंगे। ये जो माहौल बना है वो बहुत बड़ा माहौल है, और कानून जो है वो चलता रहेगा अपने आप, लेकिन लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, वो सबसे बड़ी बात। बिल्कुल डॉक्टर हेमा, देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस डेटाबेस को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, और आने वाले समय में सहकारिता के क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करते हैं तो इस डेटाबेस का फायदा उसमें कैसे देखती हैं आप? नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस का लगभग निर्माण हो चुका है, क्योंकि 8 लाख समितियां हैं और इन सब समितियों का डेटा कलेक्ट करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। और कम से कम 3 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डेटा एनसीडी पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इस डेटा का ये मतलब है कि पहले हमको यदि पैक्स की यदि हमें गिनती करनी है, या हमें पैक्स के अंदर कितने मेंबर्स हैं, पैक्स का चेयरमैन कौन है, यदि फंडामेंटल इंफॉर्मेशन यदि हमको देश में ढूंढनी पड़ती है तो हमें काफी सारी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक डेटाबेस जिसके अंदर की सारी रजिस्टर्ड सोसाइटीज यदि एक डेटा के स्ट्रक्चर के अंदर उपलब्ध है तो हम सब के लिए ये आसान हो जाती है प्लानिंग के लिए और प्रायोरिटाइज करने के लिए। यदि आपको कहीं पर किसी भी क्षेत्र को विकास करना है तो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किस प्रकार की समितियां वहां अवेलेबल हैं। आज माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं अभी भी जहां पे समितियां नहीं हैं। इस सब को ढूंढने के लिए आपके पास एक डेटाबेस होना जरूरी है, और इस डेटाबेस के बाद आप एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जिसके द्वारा आप ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से राज्य में, कौन से जिले में और कौन से गांव के अंदर कितनी समितियां हैं।
उसके अंदर कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने वुमेन पार्टिसिपेशन है, कितनी पुरानी है, उसका कितना उसके बैलेंस शीट के माध्यम से आप उसका टर्नओवर मालूम कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप कई तरह की चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोऑपरेटिव डेटाबेस है तो रिसर्च के आयाम खुल जाते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं कोऑपरेटिव्स के अंदर कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए आपको मदद करती हैं। आप ये मालूम कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन सा तीव्र गति से चलने वाला सेक्टर है, शुगर है कि डेयरी है कि फिशरी है, ये आप मालूम कर सकते हैं। आप उनको रैंक कर सकते हैं, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्कर्ष हैं, ऐसी उत्कर्ष जिनको कि हम आगे जाकर के लोगों के सामने ले जा सकते हैं कि ये देखिए ये भारत की ऐसी 100 सोसाइटीज हैं जिनको कि गुड एग्जांपल्स हैं जिनको कि हम फॉलो कर सकते हैं। तो रिसर्च और लास्ट में पॉलिसी निर्माण के लिए यदि हमें किसी भी प्रकार की पॉलिसी निर्माण करनी है तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। इस डेटा के आधार पर ही आप एक पॉलिसी नीति निर्धारित कर पाएंगे, राज्य निर्धारित कर पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग नीति निर्धारण कर सकते हैं और बजट एलोकेशन कर सकते हैं आप, और उसके अंदर आप आगे का प्लान जो है विजुलाइज कर सकते हैं कि हमको किस प्रकार से सहकारिता के अंदर पहल करनी है और पहल करके इम्पैक्ट ला सकते हैं। इम्पैक्ट भी आप असेस कर पाएंगे। बिल्कुल मैम। एक आखिरी सवाल मेहता जी आपसे है कि भारत जो है वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ चल रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए सहकारिता की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सर मैडम, ये जो लक्ष्य है उसमें लक्ष्य में हम बढ़ जाएंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन लक्ष्य के साथ आप $5 ट्रिलियन या $7 ट्रिलियन जो भी करेंगे, नीचे वाले लोग अगर साथ साथ में बढ़ेंगे नहीं और साथ साथ में अगर उनका भी विकास नहीं होगा तो डिस्पेरिटी बढ़ने वाली है। तो डिस्पेरिटी न बढ़े, ये सबसे बड़ा, इसलिए तो इसको सस्टेनेबल गोल कहा है। बिल्कुल सस्टेनेबल, और इसीलिए जो है विकास सबके लिए, ये इस आज का जो है दिन उसका थीम है जी। सबके लिए विकास हो, ये बहुत बड़ा इश्यू है। और आप प्रगति कर सकते हैं और लेकिन जो गति सबको मिलनी चाहिए वो गति अगर नहीं मिलेगी तो जो प्रगति हो रही है देश की, उसमें 2 इंडिया में बढ़ जाएगा। एक नीचे वाला इंडिया रहेगा, एक ऊपर वाला इंडिया जी। अगर आपको सबका समावेशी विकास करना है तो सहकारिता ही एक सॉल्यूशन है। विश्व में कैपिटलिस्ट भी आ गए, कम्युनिस्ट भी आ गए, बिल्कुल। अब सहकारिता के जरिए समावेशी विकास, और जैसा कि थीम भी है कि सहकारिता के जरिए सभी का विकास। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यूएन ने साल 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है। पूरी दुनिया में सहकारिता को जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो समझी जा सकती है कि सहकारिता के जरिए कैसे विकास के स्वप्न जो हैं वो गढ़े जा रहे हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया और आप दोनों को सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं। सरकार के प्रयासों से न केवल सहकारी संस्थाएं सक्रिय, सक्षम और अधिक उपयोगी बनी हैं, बल्कि इन संस्थाओं की कार्य संस्कृति बेहतर हुई है। साथ ही सरकार ने सहकारी समितियों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 2023 में कानून बनाकर पारदर्शी सहकारिता का एक मजबूत खाका तैयार किया है। सहकारिता के विकास का ये नया मॉडल भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के सफर में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।